सो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिस स्टूडेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोले तो वो हिंदी में स्टूडेंट का नाम है स्थिर विद्युत की, और स्थिर विद्युत की का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश क्षेत्र। इस चैप्टर का आज हम लोग 11th लेक्चर आपके बीच लेके आए। ओके, तो 11th लेक्चर में आप क्या पढ़ने वाले भाई, तो 11th लेक्चर में आप सिंपल सा एक रिलेशन के बारे में देखने वाले हैं। वो रिलेशन किनके किनके बीच का भाई, सिंपल सा वो रिलेशन है आपका एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन निकलता है, वो चीजें आपको आज देखनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है। विद्युत बल रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा दोनों रेखाएं एक ही रेखा होती है। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखनी है कि इनका गुण क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र रेखा का इनका गुण क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, उन सारी चीजों को आज के क्लास में लोग देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले आपको इस रिलेशन को समझनी है कि ये रिलेशन का क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा तथा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक मैंने एक्सियल लाइन पे क्या प्रूव करके आपको दिखाई थी भाई, तो सिंपल सा मैंने प्रूव करके आपको दिखाई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन एक्सियल लाइन पे निकला था अक्षीय रेखा पे, और दूसरा जो है निरक्षीय रेखा, इस पे मेरा निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बाय आर क्यूब। ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन मेरा किसके बीच निकला था भाई, ये रिलेशन मेरा निकला था निरक्षीय रेखा के बीच निकला था ना। तो अब क्या करना है आपको, अब सिंपल सा इन दोनों रिलेशन को आपस में अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये रिलेशन निकल जाता है एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का, यानी कि अक्षीय और निरक्षीय के बीच का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा अगर लिखते हैं ना एग्जाम में तो आपको 0 मार्क्स मिलता है। अगर आप लिखने का तरीका के हिसाब से अगर लिखते हैं तो आपको वो एग्जामिनर 2 मार्क्स का अगर रहेगा क्वेश्चन तो आपको 2 मार्क्स में से 2 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे वो कुछ लिखना पड़ेगा भाई। तो क्या लिखनी होगी, तो सबसे पहले आपको लिखनी होगी यहाँ पे अब लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ पे लिखनी होगी आपको विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या करनी है आपको, एक्सियल लाइन पे मेरा विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकला था उस चीज को आपको यहाँ पे लिखनी है। तो क्या निकला था भाई, तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। ये क्या निकला था मेरा एक्सियल लाइन पे, इस चीज को आपको इक्वेशन 1 मान लेनी। ओके, सिंपल सा, बहुत इजी है, आप बहुत इजी तरीके से इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करनी है, जैसे आपने एक्सियल को लिखा उसी तरह इक्वेटोरियल को लिखनी होगी। तो लिखते हैं भाई, यानी कि अक्षीय रेखा पे आपने लिखा, अब आपको निरक्षीय रेखा के बारे में लिखनी होगी। तो अब आपको क्या करनी है, निरक्षीय रेखा के बारे में लिखनी है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, आपको इक्वेटोरियल लाइन पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकला था उस चीजों को लिखनी है। तो लिखते हैं भाई, तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मेरा निकला था p बाय आर क्यूब। तो इसको क्या करनी है आपको, इक्वेशन 2 मान लेनी है। ठीक है, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि इन दोनों रिलेशन को अगर आप आपस में डिवाइड कर देते हैं तो ये रिलेशन आपका निकल जाता है। तो आपस में इन दोनों रिलेशन को आप डिवाइड करनी है। तो अब आप यहाँ पे लिखिए समीकरण 1/2 करने पर जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं तो वो चीजें क्या निकलती है अभी आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ आपका ई एक्सियल सबसे फर्स्ट में आता है, फिर आपका आता है इक्वेटोरियल,
फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 2p/r³ और नेक्स्ट नीचे क्या आ जाता है आपका भाई, नीचे हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस यहाँ p और यहाँ पे r³। तो अब क्या करना है आपको, जो जो चीजें कट रही है वो चीजों को आपको कटानी है। तो सबसे पहले आपको कटानी है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म हो जाता है और r से ये r पार हो जाता है और ये जो p है ये p से भी p खत्म हो जाती है। अब बचा क्या, सिंपल से यहाँ पे मेरा एक 2 बचता है। तो वो चीजों का आपको कैसे लिखनी है वो चीजें आप देखिए, ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या बचती है मेरी 2। तो अब क्या करना है आपको, अब सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए थी। यहाँ कुछ नहीं थी, इसके नीचे 1 होती है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे भाई, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ इस चीज को मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये रिजल्ट मेरा निकल के क्या आता है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 ई इक्वेटोरियल, यानी कि एक्सियल हमेशा 2 इक्वेटोरियल के इक्वल होगी। ठीक है, तो लास्टली आपका यही रिलेशन निकल के आता है। अगर आपको इक्वेटोरियल के बारे में पूछे तो सिंपल सा आपको क्या करनी है, या अगर आपको इक्वेटोरियल के बारे में पूछे तो ई एक्सियल डिवाइड में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, सीधा आपको इस 2 को इसके नीचे ले जाना है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे की है, तो आप दोनों यहाँ पे दिखा सकते हैं हिला के। ओके, तो आपका दोनों ये चीजें सही है, आप इस दोनों को एक बॉक्स में घेर लीजिए और ये दोनों फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये रिलेशन आपका लास्टली निकल के आती है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक अगर करके दिखाते हैं सारी चीजों को तो जाके आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स देता है। ओके, ये पूरा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ये हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वो यूपी हो, बिहार हो या फिर झारखंड हो, हर एक बोर्ड के लिए ये बोर्ड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे इस चीज को VBI कर देती हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्लियर हो गया। अगर आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ रहने देती हूँ, आपको यहाँ पे जो एग्जाम में आप लिखिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एरो साइन देके नहीं लिखना है। ओके, आपको बस दिखा देना है कि ये मैं ये चीजें यहाँ पे की है। और हाँ, आपको हर एक फॉर्मूले के लास्ट में एक बॉक्स बना देनी है ताकि देखने में कॉपी सुंदर लगे। ओके, आपको सुंदर सुंदर लिखना है ताकि सुंदर सुंदर एग्जामिनर नंबर भी देगा। ओके, तो आपको ये जो एरो साइन मैंने दी है बस समझाने के लिए दी है, आप चाहे अपना कॉपी में लिख सकते हैं, बट हाँ एग्जाम हॉल में आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, तो आप फटाफट इस चीज को नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं और वो आपका अगला टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर उसको विद्युत बल्ब भी रेखा बोलते हैं। ओके, तो फटाफट इस चीज को नोट कीजिए। अब हम इस चीज को क्लीन कर देते हैं, आपने सारी चीजों को नोट कर लिया होगा। आपको क्या हेडिंग लगानी है भाई, सिंपल सा आपको हेडिंग लगानी है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर कभी कभी इसे विद्युत बल रेखा भी बोल देते हैं, विद्युत बल रेखा। ये दोनों चीजें आपको कहीं दिखेगी तो दोनों का बात बराबर यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोले, दोनों बात बराबर है। ओके, तो अब आपको समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको कहते हैं भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझना बहुत ईजी है, सिंपल सा आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका धनावेश है, ये धनावेश यानी कि प्लस क्यू है। ठीक है, धनावेश का बात क्या यानी कि वो चीजें पॉजिटिव होगी, तो ये चीजें क्या है, प्लस क्यू है भाई। तो प्लस क्यू होने के कारण ये अपने चारों ओर क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी भाई, विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। सिंपल सा उत्पन्न करना ही है इसको विद्युत क्षेत्र, क्यों, क्योंकि ये एक आवेश है। तो आवेश हमेशा अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो ये भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, आज तक हमसे गोल फिगर तो बना ही नहीं है। ठीक है, तो खैर कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आपको गोल बनानी है। ओके, तो ये क्या है, आपका एक आवेश है, ये चारों ओर अपना क्या करती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ओके, तो इसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम मान लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर एक और धनावेश, इकाई धनावेश को रख देते हैं। ये रहा मेरा इकाई धनावेश। ठीक है, तो जैसे ही ये इस चीज को, इकाई धनावेश यानी कि वो भी चीजें प्लस है, तो जैसे ही ये इस चीज को देखेगा बोलेगा दूर हटो यहाँ से, बोलेगा क्यों, क्योंकि ये दोनों पे चार्ज सेम है और सेम चार्ज देख
के एक दूसरे को आपस में क्या होता है, खून खोलने लगता है। तो जैसे खून खोला तो ये क्या क्या इसको बाहर की ओर भगाया, बोलेगा भागो यहाँ से। तो ये क्या क्या, ये यहाँ से दूर भाग गया, और दूर भाग जाने के कारण जो लाइन पे ये भागा उसी पथ को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसी पथ को नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो क्लियर हो गया डिफिनेशन? नहीं समझ में आया ना, फिर से समझिए आप। मान लीजिए ये कोई मकड़ी है भाई, और ये मकड़ी जो है ये अपने चारों ओर एक जाल बिछाती है। जैसे जाल बिछाती है तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई दूसरा मकड़ी को ले जाके वहां पकड़ के रख देते हैं। तो ये मकड़ी इस मकड़ी को देख के ऑब्वियसली भड़केगी ही, क्योंकि एक जाल पे आप देखे होंगे हमेशा बीच में एक ही मकड़ी रहती है। तो कुछ वैसे ही इस चार्ज के साथ होता है। तो ये चार्ज क्या करेगा, इस वाले चार्ज को दूर हटाएगा, ये मकड़ी इस मकड़ी को दूर हटाएगी। तो जैसे इस मकड़ी को इधर भगा दी ना, तो ये जो अपना लाइन लेके जाती है ना, जो जाल वाला लाइन लेके जाएगी, तो उसी लाइन को हम लोग क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा। आपको मकड़ी देखिए नहीं लिखनी है, आपको लिखनी है ये आवेश लिखकर। ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको ये मकड़ी का एग्जाम्पल लिया कि एक जाल में हमेशा एक मकड़ी रह सकती है, दूसरा मकड़ी को देख के वो मकड़ी उसको भगा देगी। तो कुछ वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ होता है। तो इसका डिफिनेशन सिंपल क्या निकल के आता है, तो इसका डिफिनेशन निकल के आता है, किसी विद्युत क्षेत्र के इकाई धनावेश पर लगने वाले बल के कारण वह जिस पथ का अनुसरण करती है उसी पथ को क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या बोलता है इसका डिफिनेशन है, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर लगने वाली बल के कारण वह जिस पथ का क्या करेगी, अनुसरण करेगी, उसी पथ को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। यानी कि इसके वजह से इस पे जो वो फोर्स लगाई, तो ये फोर्स के कारण वो जिस पथ पे चला उसी पथ को क्या नाम दे देंगे, उसी पथ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, तो अब हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। आपने डिफिनेशन तो बहुत इजी तरीके से समझ गया भाई, तो कैसे, ये मकड़ी का जाल का एग्जांपल से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, अब इस चीज को हम करते हैं क्लियर, फिर आपको यहाँ पे डिफिनेशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इसका डिफिनेशन क्या कहता है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखी गई इकाई धनावेश पर लगने वाली बल के कारण वह जिस पथ का अनुसरण करती है उसी पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं या फिर विद्युत बल रेखा कहते हैं। ओके, सिंपल था ना डिफिनेशन, कितना इजी है ये डिफिनेशन, सिंपल सा। ये डिफिनेशन क्या कहता है, ये डिफिनेशन कहता है किसी विद्युत क्षेत्र के इकाई धनावेश पर लगने वाले बल के कारण, ये जो इस बल पे इकाई धनावेश पे ये फोर्स लगाएगी, तो वो जिस पथ का अनुसरण करेगी उसी पथ को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, और ये रेखा जो है वो डॉटेड होती है, यानी कि काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो इसकी जो है ये जो रेखा काल्पनिक होगी और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार उत्पन्न होता है, ये चीजें का खोज किसने किया था पता है आपको, माइकल फैराडे ने। जो मैंने याद करने का आपको ट्रिक बताई थी, माया का एक लाडला बेटा था, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते थे माइकल लाडले फैराडे। ठीक है, तो इस चीज को याद कर सकते हैं, माइकल फैराडे, इन्होंने क्या किया था, इस रेखा के बारे में बताया था। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टार मार्क लगा के, ये पॉइंट भी मैंने ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा नीचे कर देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखनी है कि फैराडे ने माइकल फैराडे के अनुसार यह रेखा काल्पनिक
काल्पनिक यहाँ नहीं होगा, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, काल्पनिक। कि आपने क्या किया, ये सारी चीजों के बारे में बहुत इजी तरीके से समझा। डिफिनेशन आप फिर से एक बार पढ़िए। किसी विद्युत क्षेत्र में रखी गई इकाई धनावेश पर लगने वाले बल के कारण वह जिस पथ का अनुसरण करती है उसी पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा नाम देते हैं। ठीक है, अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया। ये रहा आपका एक फिर दूसरा फिगर, और इसका खोज किसने किया था, माइकल फेराडे ने। और ये इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो रेखा होगी वो काल्पनिक रेखा होती है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो रेखा है या फिर विद्युत बल रेखा, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि ये इसका गुण क्या है, उन सारे गुणों के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो फटाफट इस चीज को नोट कीजिए। तो अब हम इस सारी चीजों को क्लीन कर देते हैं। अब आपको देखनी है कि विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण क्या होता है। ओके, यहाँ पे स्टार मार्क लगाना है, यहाँ पे लिखना है आपको विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। अब आपको देखनी है विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण सिंपल है, बहुत इजी है। आप बहुत इजी तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण याद रख सकते हैं। इसको याद रखना बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले इजी से पहले आप सबसे पहले मेरा एक काम कीजिए। वो काम क्या है भाई, वो काम है कि इस चीज को आपको वीवीआई यहाँ पे लगानी है, क्योंकि ये जो आपका है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक बार एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। यानी कि वीवीआई पे ये इंफिनिटी है। प्रॉपर्टीज के बारे में कभी ऐसा पूछ देगा क्या, ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, या फिर बोलेगा कि दो बिंदुओं के विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निम्नलिखित तरीके से दर्शा के दिखाइए कि दो बिंदु पे विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे एक दूसरे को आकर्षित करती है, कैसे विकर्षित करती है, उसका विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है। वो सारी चीजें एग्जाम में ऐसा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझनी होगी पॉइंट नंबर 1। और वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है पॉइंट नंबर 1 कि धनावेशित वस्तु से विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर हटता है और ऋणावेशित वस्तु पे हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या होगी, पास आएगी। ऋणावेशित वस्तु ये रहा भाई, इस पे क्या होगी, ऋणावेशित वस्तु की और आएगी हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा। हमेशा इसका ये एक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, ये इसका एक गुण होता है, ये हमेशा ऐसा ही होता है। जो पॉजिटिव के दूर जाएगी वो ये पॉजिटिव वाले सतह से उत्पन्न होगा, यानी कि पॉजिटिव से दूर हटेगी, और क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाली सतह की पास आएगी, यानी कि नेगेटिव की सतह पे आके ये खत्म होगा। जैसे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे समाप्त हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि ये यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये जो एरो साइन है यहाँ से बाहर निकलने का मैंने दी है, और इसके और आने का मैंने ये एरो साइन दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धनावेश से उत्पन्न होती है और ऋणावेश पे समाप्त होती है। ओके, तो इस चीज को हम क्लीन करते हैं। आपको लिखना है इसका 1 जो मैंने इसका प्रॉपर्टीज बताया। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है भाई, तो फर्स्ट मैंने अभी जस्ट बताई कि फर्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से उत्पन्न होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। सिंपल है भाई, प्रॉपर्टीज को याद रखना तो बहुत इजी है। सिंपल से आप याद रख सकते हैं इस प्रॉपर्टीज को। ये फिर दूसरा प्रॉपर्टीज है भाई, तो धनावेश पे मेरा क्या हो जाएगा, ये चीजें उत्पन्न हो जाएगी, और ऋणावेश पे क्या हो जाएगी, ये चीजें समाप्त हो जाएगी। यानी कि पॉजिटिव से ये बाहर निकलेगा और नेगेटिव की ओर के और आएगा। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, तो वो चीजें का मैं एक सिंपल सा फिगर बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा आपका पॉजिटिव और ये रहा आपका नेगेटिव, इस वाले से इसको कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस चीज से हमको एक फिगर डिनोट करनी होगी। क्या बोला, धनावेश से उत्पन्न होगा, यानी कि धनावेश से बाहर निकाल दो सारे चीजों को, और ये जो होगा ये निकल गया आपका धनावेश से बाहर। कुछ बड़ा हो गया क्या, ये हो गया आपका फिगर बनके रेडी। ठीक है,
ऐसे करके आपको दिखानी होगी, तब एग्जामिनर को लगेगा कि आप सारी चीजें समझ के और समझ के सारी चीजों को लिखे हैं। ओके, अब ये ऋणावेश पे क्या होगा, ये धनावेश से बाहर निकला तो ऋणावेश की ओर आएगी, यानी कि ऋणावेश पे आके समाप्त होगा। तो ये रेखाएं आपकी ये रही जो ऋणावेश पे आके समाप्त हो रही है, आपको दिख रही है कि किस प्रकार से वो ऋणावेश पे आके समाप्त हो रहा है। ठीक है, मेरा कभी लाइन सीधा नहीं होता है, और एक चीज मेरा कभी फिगर गोल नहीं बनता है। पता नहीं ये चीजें मेरे से कैसे कब और कब कैसे सुधरेगी। मेरा पूरा 12th खत्म हो गया भाई, 2026 में मैंने बार बार बता रही हूँ कि मैंने 2026 में पास आउट किया 12th, तो उसमें क्या हुआ, मेरा कभी भी आज तक फिगर गोल नहीं बनता था, और जो भी मैं लाइन दर्शाती थी, जो भी रेखाएं खींचती थी, वो मेरा कभी सीधा नहीं होता, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता था। पता नहीं ऐसा क्यों होता था। तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्केल से लेके ऐसे 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 करके खींचना, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं मिलेगा फुर्सत की स्केल से दे दे के हम करेंगे, इतना टाइम भी नहीं मिलेगा जो कि आप कर पाइएगा, मतलब 3 घंटा मिलेगा। मतलब जो स्टूडेंट्स पूरा साल भर मेहनत किया है, मेहनत करके गया है ना, तो उनको लगेगा कि टाइम बहुत ज्यादा है, और जो स्टूडेंट्स नहीं गए, बीच बीच में पढ़ के गया, उनको लगेगा टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स कम भी मेहनत कर रहे हैं, उनको ज्यादा मेहनत करना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। ठीक है, टाइम से आपको पहले कॉपी बना के रख देनी था। हमसे टाइम से पहले फिजिक्स में ही बना था कॉपी मेरा टाइम से पहले, तो फिर लगभग मैंने कितना आधा घंटा पहले कॉपी बना के रख दिए थे। तो मुझे अच्छा लग रहा था जब मैं कॉपी बनाते फिजिक्स का क्वेश्चन देखे थे ना, बड़ा मस्त लगा हमको। तो आपको भी फिजिक्स का सारा क्वेश्चन में जरूर मैच करवाऊंगी, और मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा चांसेस लेता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं लेता। जैसे मैं पढ़ी हूँ ऐसा आपको भी मैं पढ़ाने वाली हूँ। ओके, और मुझे जिस जिस जगह डाउट आता है उस जगह मैं आपको डाउट नहीं करने दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये चीज को बहुत तो इजी तरीके से क्लियर कर लिया भाई। अब आपको क्या करनी है, अब आपको लिखना है पॉइंट 2, और उस पॉइंट में आपको क्या लिखनी है उस चीज को पहले आप नोट कीजिए, फिर हम क्लीन करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि पॉइंट 2 में आपको क्या लिखनी है। अब आप सारी चीजों को नोट कर लिए होंगे, हम इस चीज को कर देते हैं क्लीन। अब बताते हैं आपको पॉइंट नंबर 2, और उस पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे। उस पॉइंट नंबर 2 में आपको लिखना है कि दो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो क्या लिखनी है आपको, आपको लिखनी है यहाँ पे नंबर 2 लिख के, दो बिंदु आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा निम्नलिखित चित्र द्वारा दर्शाई जा सकती है। कैसे भाई, अभी आपको बताते हैं। ऐसा आप क्वेश्चन में पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो बिंदु आयतों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा दर्शाइए। तो आप कैसे दर्शा सकते हैं वो तरीका मैं आपको भी बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे नंबर 1 में आपको लिखना है कि सिंपल सा आपका, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक आपका चार्ज है, ये आपका यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे एक चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है। ठीक है, तो हमेशा हमेशा जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, यानी कि ये धनावेश जो होती है उससे उत्पन्न होगी और ऋणावेश पे जाके समाप्त होगी। तो इस चीज से मुझे उत्पन्न कराने होगी तब ना जाके ऋणावेश पे समाप्त होगा। तो कराते हैं भाई। तो मुझे इसको थोड़ा साइड में लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, सिंपल सा फिगर तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट वाला डिनोट कर दिया। अच्छा तो नहीं बोल सकते, फिर भी ठीक ठाक था। ठीक है, तो वैसे ही आपको इसको भी करनी है। कैसे करनी है, धनावेश से उत्पन्न करनी है, ऋणावेश पे समाप्त करनी है। तो उसका फिगर कुछ ऐसे होगा आपका, धनावेश से उत्पन्न होगी और ये रहा मेरा ऋणावेश पे समाप्त हो रहा है। ये एरो साइन आपको दिख रही है ना, तो ऐसे ही आपको यहाँ भी करनी है। धनावेश से उत्पन्न हो रही है, ऋणावेश पे समाप्त हो रही है, धनावेश से उत्पन्न हो रही है, ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। ऐसे करके कुछ दिख रहा है, और धनावेश से उत्पन्न होगी तो कुछ ऐसे भाई, ये रहा आपका धनावेश से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये एरोसाइन मैंने बाहर लगाई है, और ये जो है धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रही है, यानी कि ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। तो ऋणावेश पे समाप्त होगा तो कुछ एरोसाइन उसको आपको ऐसे लगानी है,
समाप्त हो रही है तो ये साइन एरो साइन ऐसे होगा, यानी कि इसकी और आ रही है। देखिए ये एरो साइन आपको दिख रहा होगा कि इसकी और आ रही है और ये धनावेश से दूर जा रही है और पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाले की और आ रही है। तो ऐसा आप एक फिगर बना सकते हैं। इस चीज को तो बहुत ही इजी तरीके से कर ली भाई, प्लस था माइनस था, ये दोनों मेरा फिगर तो बहुत क्लियर हो गया। अब प्लस और माइनस वाला में आप तो देखे ना, अब हमको आप माइनस माइनस में लेके दिखाइए तो कैसे होगा, तो दिखाते हैं कि माइनस माइनस पे कैसे होगा भाई। तो ये रहा मेरा माइनस और ये भी रहा मेरा माइनस, तो माइनस माइनस पे क्या हो जाएगा, आके खत्म होगी। तो वैसे ही हमको खत्म करना होगा, कैसे भाई करके दिखाते हैं आपको। ये रहा मेरा रेखा, तो कोई रेखा आपका कुछ ऐसे करके आ रही है, सॉरी मिल गया, मिलना नहीं है इसको, ठीक है। एक दो तीन चार, तीन और एक इस जगह दे देती हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे, ओके। तो कुछ ऐसे होता है इसका फिगर। तो ये क्या किया भाई, ये क्या है, ऋणावेश आवेश की क्या आ जाएगी, और आ जाएगी भाई। तो ऋणावेश की और कुछ मुझे ऐसे साइन दे से इसको ऐसे एरो साइन से मुझे डिनोट करनी होगी, तब ना मुझे पता चलेगा कि और आ रही है भाई। तो ऐसे ही करके आपको दिखा देनी है। तो सिंपल सा ये फिगर बन गया भाई, नेगेटिव नेगेटिव की ओर आया और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आया, पॉजिटिव से क्योंकि उत्पन्न हुआ और नेगेटिव पे आके समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये दो फिगर आपका रेडी हो जाता है बन के। और एक फिगर आपको बनानी होगी, बट मेरा जगह तो हो गया है फुल, तो एक और फिगर बनाने के लिए मुझे करनी होगी सारी चीजों को क्लीन, उसके बाद मैं आपको और एक फिगर बनाती हूँ। तो एक फिगर मैं यहाँ पे क्लीन करूंगी, आपको दूसरा फिगर फिर से वहां पे नोट कर लेनी है, ओके। तो फटाफट इस फिगर को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको दूसरा फिगर बताते हैं। तो आपने इस फिगर को नोट कर लिया होगा। अब हम इस फिगर को कर देते हैं क्लीन और बता देते हैं आपको दूसरा फिगर क्या लिखना है। आपने नेगेटिव और नेगेटिव के बीच देखा, यानी कि ऋणावेश और ऋणावेश के बीच देखा। अब आपको धनावेश और धनावेश के बीच देखनी है। कैसे भाई, सिंपल सा आप देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फिगर नंबर 3। पॉजिटिव पॉजिटिव आपको दो साइड लेनी है, ठीक है। तो ये रहा पॉजिटिव साइन, ये भी रहा मेरा पॉजिटिव साइन, ओके। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने दो साइन ले लिया भाई। अब क्या करना है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से उत्पन्न होता है ना, तो पॉजिटिव वाले साइन से मुझे उत्पन्न कराने के लिए एक रेखा तो मुझे ड्रॉ करनी होगी भाई। तो करते हैं उस रेखा को ड्रॉ। तो सिंपल है, सिंपल सा आप इस रेखा को ऐसे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो और ये जो है ये क्या हो जाएगी, इस चीज से उत्पन्न होगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है और नेगेटिव पे आके क्या हो जाती है, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती है। तो ये मेरा सारा पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें उत्पन्न हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आप फिगर बना सकते हैं। और ये फिगर आपको अगर टीम बनानी, जैसे आप मार्क्स देखिएगा, अगर वहाँ पे 2 मार्क्स का बोला है ना, तो आप दो फिगर बना के दिखा सकते हैं। तो आप तीनों दिखा दीजिए, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों दिखा देंगे तो और अच्छा होगा। तो उनको नहीं लगेगा कि एक भी चीजें की आप छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो तीनों आप दिखा सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको 3 मार्क्स में पूछेगा तो 3 मार्क्स में आपको सारा प्रॉपर्टीज लिखनी होगी और यहाँ पे तब जाके ये फिगर बनानी होगी, ओके। तो क्लियर हो गया कि कैसे आप क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप फटाफट इन सारे चीजों को नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। वो अगला है ये पॉइंट नंबर 3। तो आपने पॉइंट नंबर 2 देखा, अब आपको पॉइंट नंबर 3 देखना है। अब हम इस चीज को क्लीन कर देते हैं। अब आपको करनी है, आपको पॉइंट नंबर 3 लिखनी है, ओके। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या लिखनी है, पॉइंट नंबर 3 में आपको लिखनी है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये रहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये भी रहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्यों भाई, क्योंकि एक डायरेक्शन पे मुझे दो दिशा प्राप्त होती है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती भाई, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे दो डायरेक्शन मिलती है, तो वो डायरेक्शन, एक बिंदु पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपको लिखनी है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती
है। क्यों? एक बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है। अगर आपको पूछ दे कि एक बिंदु पर वन पॉइंट पे कोई दो मेरा दिशा पॉसिबल है या फिर नहीं, तो आप वहां पे नहीं लिखिएगा। ओके, कैसे भाई? तो ये रहा आपका एक रेखा और ये रहा आपका दूसरा रेखा। ये जो पॉइंट पी पे कटान बिंदु किया, ये E1 और ये E2, एक पॉइंट पे दो दिशा मेरा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से आप फिगर बना के वहां पे दिखा सकते हैं। तो क्या बोलता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है। ये पॉइंट पे दो दिशा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो क्लियर हो गया? इस तो फटाफट आप नोट कीजिए। अब आप इन सारी चीजों को नोट कर लिए होंगे, तो हम इन चीज को क्लीन करते हैं, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं और वो आगे और एक आपको डेरिवेशन समझनी है। ठीक है, तो उसके बाद में ये क्लास को द एंड कर दूंगी। ओके, तो आपको आज का क्लास ना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आज के क्लास में ना सारा टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट कराई है। तो ये जो टॉपिक है ना, तीनों टॉपिक जो मैंने बताई आपको, इसका प्रॉपर्टीज क्या है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, और एक फर्स्ट में मैंने रिलेशन बताई, ये तीनों चीजें आपका बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही और एक डेरिवेशन आ रहा है भाई, तो वो भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वो 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन को लेके अभी आए। तो डेरिवेशन का क्वेश्चन ये रहा भाई। आपको क्वेश्चन साफ साफ अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोर्ड पे लिख देंगे, आपको सारी चीजें साफ साफ दिख जाएगी। ओके, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रखी विद्युत द्विध्रुव, कोई समरूप क्षेत्र है उसमें एक विद्युत द्विध्रुव को मैंने रख दिया। ठीक है, उस पर बोला है लगने वाला बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें। तो सिंपल है, बहुत इजी है भाई। इतना इजी मतलब ना ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इतना इजी है। ठीक है, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो करते ही स्टार्ट। हम सबसे पहले बोला है मुझे समरूप क्षेत्र बना, समरूप क्षेत्र बनानी होगी मुझे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करती हूँ और ये रहा मेरा समरूप क्षेत्र। ठीक है, कुछ ऐसे करके आप यहाँ पे समरूप क्षेत्र को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये ऐसे करके कोई लाइन दी जाती है तो वो समरूप क्षेत्र होती है। बोले थे ना कि ये धनावेश से ऋणावेश की ओर समाप्त होती है, यानी कि प्लस वाले से माइनस वाले की ओर जाती है ये। तो कुछ वैसे ही ये समरूप क्षेत्र में होता है। तो मान लेना यहाँ पे फिर बोला गया है एक विद्युत द्विध्रुव है, तो मान लिए हम कि ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों ध्रुव है, ये दोनों ध्रुवों पे चार्ज होगा भाई। तो वो चार्ज मान लीजिए इस पे मेरा क्या है, इस वाले पॉइंट पे मेरा माइनस क्यू चार्ज है और इस वाले पॉइंट पे मेरा प्लस क्यू चार्ज है। और वो कोई भी विद्युत द्विध्रुव होता है, उनका डिस्टेंस तो आपको पता है, उनका डिस्टेंस क्या होती है, 2L होती है। ठीक है, तो अब बात करें ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। तो मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए मैंने वेक्टर लगा दी। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करनी है भाई, नेक्स्ट आपको समझनी है कि ये जो प्लस है, प्लस के कारण इस पे जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स इधर होगा या फिर इधर होगा। कैसे होगा भाई, प्लस है, प्लस है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस जो है वो धनावेश यानी कि ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। ये चीजें क्या होता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। कौन भाई, विद्युत क्षेत्र। तो जैसे इधर ऋणावेश हुआ और ये जो चार्ज है ये मेरा पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस को देख के उसकी ओर आएगी, यानी कि ये क्या होगी, उधर आकर्षित करेगा, तो उधर आकर्षित करेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये फिगर ड्रॉ होता है। यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज होता है और इस चीज को आप नाम दे दे एक F1। ठीक है, F1 वेक्टर, वहां पे एक फोर्स लग रही है, जिस फोर्स को हम लोग क्या नाम दे दिए, F1 वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे लगा यहाँ पे F1 वेक्टर, ये फोर्स भाई कैसे हुआ, देखिए ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो इधर आना चाहे, इसलिए इस वे में ना F1 ये फोर्स लगा, तो मैंने यहाँ पे F1 वेक्टर लिख दी। ठीक है, तो F1 वेक्टर आपको समझ में आ गया। तो उसी तरह आप देखना है इस वाले चार्ज पे कैसे निकलेगा। तो ये जो चार्ज है ये माइनस क्यू है, तो इधर तो नहीं जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि इधर ये माइनस है, माइनस तो माइनस देखिए क्या करेगा,
करेगा, रिपल्शन करेगा, तो माइनस होने के कारण ये प्लस की ओर आएगा। तो जैसे प्लस की ओर आया तो ये इधर कुछ फोर्स लगाएगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा F2, F2 वेक्टर। ठीक है, बल जो है वो क्या एक सदिश है, इसलिए वहां पे वेक्टर लगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका फिगर दिखता है। आप मुझे ये समझाने के लिए मैंने ये प्लस और माइनस का वो सिंबल को डिनोट की थी, तो अब आपको उसको क्लीन कर देनी है और समझ जानी है। तो मैं फिगर में सिंपल सा क्या क्या है, एक सिंपल सा एक समरूप विद्युत क्षेत्र है भाई, उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव है और जो यहाँ से क्या कर रहे हैं, थीटा कोण बनाकर स्थित है। इसका आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा कि यहाँ पे थीटा कोण है। ठीक है, ऐसे जैसे एंगल बनाना तो जो एक थीटा कोण बनता है, जैसे एकांतर कोण होता है ना, ऐसे 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 वाला कोण जो एंगल यहाँ पे थीटा बन जाता, तो ये भी थीटा ऐसे करके कुछ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ थीटा बना, तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, ऐसे करके थीटा होती है। ठीक है, एकांतर कोण में आपने अगर पढ़ा हुआ तो एंगल यहाँ पे थीटा कोण से बनाकर ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये स्थित है, यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव उस जगह रुका हुआ है। ओके, तो यही बोला गया। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है, देखिए अब आपको समझना है कि विद्युत द्विध्रुव तभी रोटेट होगा, आघूर्ण का बात कर रहे हैं यानी कि घूमना, तभी रोटेट होगा जब दोनों पे सेम फोर्स लग रहा होगा। सेम बल लगता है कि नहीं लगता है, आगे पता चलेगा आपको भाई, सेम फोर्स होगा या फिर नहीं होगा, तो आगे पता आपको सारी चीजें लग जाएगी कि ये विद्युत द्विध्रुव सही में इस जगह पे स्थित है और ये विद्युत द्विध्रुव सही में रोटेट करेगा या फिर नहीं। ठीक है, तो ये आपको अभी पता चल जाएगी। तो कैसे भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखनी होगी, माना कि एक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है जो विद्युत द्विध्रुव के साथ एक थीटा कोण बनाकर स्थित है, जिसपे चार्ज मेरा प्लस माइनस क्यू है, लेंथ जो है वो 2L है। ठीक है, तो ऐसा करके आप कुछ लिख सकते हैं। तो इस पेपर को अभी रख देते हैं, फिर हम आपको अभी आगे बताएंगे। ओके, तो आप फिगर अभी अच्छा समझिए, आपको क्या करनी है, अब आपको माना कि यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है भाई। सिंपल सा वही चीज है, मैंने समरूप विद्युत क्षेत्र है तो उसी चीजों को मैंने यहाँ पे लेट कर दिया कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब आपको दूसरा में क्या निकला है, समरूप विद्युत क्षेत्र आपका ई वेक्टर है, जिसमें क्या कर रहा है भाई, जिसमें विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाकर रखी गई है। ओके, क्या किया गया है, थीटा कोण बनाकर रखी गई है। तो ये और क्या है, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर है। ये दिख रहा होगा आपको, पी वेक्टर है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है, और जो भी चीजें अगर आपको यहाँ लग रहा हो कि ये 2L है प्लस माइनस Q है, वो चीजें अगर आपको ऐड नहीं करनी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे कि शेष चित्र में दर्शाया गया है, शेष चित्र में दर्शाया गया है। ये जो चित्र है इसमें सारा चीजें को दर्शाया गया है। ठीक है, तो मैंने वही चीजें लिखी है। ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, मैंने बताई थी आपको कि देखते हैं कि ये दोनों F1 और ये जो F2 है, ये दोनों फोर्स आपका सेम होता है तब जाके ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण रोटेट करेगी यानी कि घूमेगी। ओके, तो देखते हैं क्या फोर्स सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालनी होगी, चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, अब प्लस क्यू आवेश के कारण द्विध्रुव पर लगने वाली बल। अब देखते हैं फोर्स ये क्या निकलता है द्विध्रुव पर। तो कैसे पता चलेगा भाई कि विद्युत द्विध्रुव पर ये फोर्स है, तो आपने पढ़ा होगा, मैंने ट्रिक बताई थी, इतना फालतू क्वेश्चन ये वाला ट्रिक करके। तो आपको यहाँ पे फोर्स का बात कर रहा है, तो फोर्स का बात कर रहा है तो F इज इक्वल टू आपका ये Q इंटू ई हो जाएगा। ये जो Q है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई है। ये आपका ये विद्युत क्षेत्र है तो आप विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, और Q यहाँ पे आपका ये Q है तो आप वो Q लेंगे। ठीक है,
तो पता होनी चाहिए यहाँ पे हमेशा इसका परिमाण लिया जाता है, दिशा को नहीं लिया जाता है। तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका परिमाण लेंगे। ओके, तो कैसे आपको यहाँ पे स्टार्ट करनी है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, F1 वेक्टर इज इक्वल टू ये Q इंटू ई लिखना है आपको। Q यहाँ पे क्या है भाई, स्मॉल q है, तो आपको यहाँ पे स्मॉल q लिखनी है, और यहाँ पे जो वेक्टर साइन है वो चीजें अब यहाँ नहीं लगेगी। ओके, तो इस चीज को आपको क्या कर लेनी है, अब इक्वेशन 1 मान लेनी है। तो अब यहाँ पे इन चीज को इक्वेशन 1 मान ली है। अब ऐसे ही आपको करनी है नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसे ही हो जाएगा। अब हमको देखना है माइनस क्यू आवेश के कारण इस वाले फोर्स पे क्या बल लग रहा है। तो सेम बल लगेगा माइनस क्यू आवेश, तो देखते हैं लगता है फिर नहीं, माइनस क्यू आवेश के कारण द्विध्रुव पर लगने वाली बल। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बोला है विद्युत द्विध्रुव पर जो भी फोर्स लगेगा उसको लिखने के लिए, तो मेरा यहाँ पे माइनस क्यू के कारण तो F2 वेक्टर हो जाती है। ठीक है, तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू वही Q इंटू ई, बात बराबर है, सेम चीजें दोनों पे आएगी। इसमें भी आपका सेम हुआ और इसमें भी ये सारे दोनों चीजें आपकी सेम हुई, यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों मेरा सेम हुआ। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो दोनों चीजें हैं F1 और F2 ये दोनों पे सेम फोर्स लगेगा, जिस वजह से ये रोटेट करेगी। ओके, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कहना ही है घूमेगा ये। ठीक है, उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना, अब आपको द्विध्रुव पर जो भी फोर्स लगेगा उस चीज को आपको निकालनी होगी। तो आप सबसे पहले आप यहाँ लिखिए कि अब द्विध्रुव पर लगने वाली बल आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव पर जो भी फोर्स लगेगा उस चीज को आपको लिखनी है। द्विध्रुव पे फोर्स लगता है यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये जो आर है, ये आर की जगह पे डिस्टेंस कितना है भाई यहाँ, तो ये आर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्यू माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक यहाँ पे 12 है। तो यहाँ आप लिखिए कि चूंकि r इज इक्वल टू 12 और फिर यहाँ पे तथा f इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है q इंटू ई, या फिर ये वाला लिखे या फिर ये वाला लिखे, दोनों चीजें आपका सेम है। तो यहाँ पे लिख दीजिए f इज इक्वल टू q इंटू ई। अब मेरा बोर्ड भर चुका है तो मेरा यहाँ पे नहीं होगा, और आपको क्या करनी है, इसको इक्वेशन 3 मान लेनी है। ओके, क्योंकि इसी में सारी चीजें यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको इधर ले चलते हैं। ओके, अब अपनी सारी चीजें नोट कर ली होगी, मुझे इधर क्लीन करना होगा। तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन 3 है। अब आपको क्या करनी है, इक्वेशन 3 में आपको इक्वेशन 2 का मान रखना होगा। तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखें या फिर 1 का मान रखें, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q इंटू ई दोनों चीजें सेम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है भाई, यहाँ पे मुझे दे रखा है टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये मेरा क्या है, इक्वेशन 3 है। अब इसमें क्या करना है, इस चीज को पुट कर देनी है। टाउ इज इक्वल टू आर के जगह पे मेरा 12 है भाई, और यहाँ पे एफ की जगह पे क्यू इंटू है, यहाँ पे क्यू इंटू ई है, और यहाँ पे साइन थीटा है। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होनी चाहिए कि Q इंटू 12 जैसे ही करते हैं आप Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 करने के बाद यहाँ पे आपका आता है P वेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये। ओके, क्या Q इंटू 12। ओके, अब क्या करना है, Q इंटू 12 जो है यहाँ पे आपको T इस जगह पे मान पुट कर देनी है। 12 इंटू क्यू लिखे या फिर Q इंटू 12 लिखे, दोनों चीजें एक ही है। अब यहाँ पे करना है टाउ इज इक्वल टू 12 इंटू क्यू के जगह पे मैं यहाँ पे P पुट कर देती हूँ, तो P ई साइन थीटा, ये चीजें आपकी निकल के आ जाती है। और ये इस चीज को आपको एक बॉक्स में घेर लेनी है, और ये चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करते जानी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसका सदिश रूप का। अगर आपसे पूछ दे कि इसका सदिश रूप भी लिख के दिखाओ, तो आप सदिश रूप कैसे लिखते हैं। सदिश रूप सिंपल है लिखना, आप यहाँ पे आप सदिश रूप बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे भाई, ये आपका सदिश रूप में यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ आपको बस
जो यहाँ टाव है वहां पे वेक्टर लगा देनी है। सदिश का यही तो मतलब होता है, वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें होगी सदिश रूप में। अब यहाँ से यहाँ तक सारी चीजें आप नोट करते जाइए, और आज की क्लास कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।